ओके, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आता है, कोई पॉइंट समझ नहीं आता, तो आप लोगों ने मुझसे उसी वक्त पता कर लेना, पूछ लेना, ठीक है। आई होप सो कि मेरी वॉइस क्लियर होगी। और मैंने जो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को करवाया था उसके अंदर मैंने एक तो आप लोगों को स्टैट्स की डेफिनेशंस बताई थी, मैंने आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स की ब्रांचेस बताई थी कि 2 ब्रांचेस हैं हमारे पास, उनके साथ मैंने डील करना आपको बताया था कि किन किस ब्रांच में हम किसके साथ डील करते हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों को जो है पॉपुलेशन और सैंपल में जो है वो डिफरेंस बताया था, कि पॉपुलेशन जो होती है वो क्या होती है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स और ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस का सेट होता है, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो। और उसके अलावा मैंने आपको सैंपल के बारे में बताया था कि इट्स अ पार्ट ऑफ द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन और अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, ये पार्ट होता है पॉपुलेशन का या सबसेट होता है, ठीक है। और कुछ चीजें और मैंने बताई थी कि जो भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी आपकी पॉपुलेशन से कैलकुलेट की जाती है दैट इज कॉल्ड पैरामीटर, और जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी आपकी सैंपल से कैलकुलेट की जाती है उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी होती हैं पॉपुलेशन के अंदर उसको हम कैपिटल एन के साथ, और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सैंपल्स में होती हैं उसको हम स्मॉल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया है वो है आपके पास वेरिएबल का। और ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, ऑब्जर्वेशंस इज बेसिकली एनी सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को जब हम न्यूमेरिकली रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ जाती है, ठीक है। अब वो जो मेजरमेंट्स होती हैं वो फिजिकल भी हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम हाइट और वेट को मेजर करते हैं तो वो भी जाहिर सी बात है एक न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग हमारे पास आ रही है और वो ऑब्जर्वेशंस बना देती हैं। इसी तरीके से आप हेड और टेल, यानी आप उसको रिकॉर्ड कर लें, जब आप एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो हमारे पास हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास हो जाए, या भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहे वो यस या नो के अंदर हो, तो आपके पास ये सारी की सारी चीजें आपके पास क्या जनरेट कर रही हैं, ये सारी की सारी चीजें जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो आपके पास ऑब्जर्वेशन जनरेट होती हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस आ गई, यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जर्वेशन इज एनी सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग को हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। उसके बाद वेरिएबल्स आ जाते हैं, और वेरिएबल क्या है, या कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज विद एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड अ वेरिएबल। वेरिएबल नाम से जाहिर है, आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट, यू नो अबाउट दैट कि वेरिएबल होता क्या है, एनी करेक्टरिस्टिक, कोई भी खसूसियात, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट या पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही हो, उसको हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। जैसे एज एक वेरिएबल है, एक हाइट वेरिएबल है, वेट वेरिएबल है, ठीक है। ये वो क्वांटिटीज हैं जो पर्सन टू पर्सन क्या कर रही होती हैं, आपकी वेरी कर रही होती हैं, ठीक है। सो एनी करेक्टरिस्टिक दैट वेरीज from person to person, individual to individual, object to object is called a variable, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है यहाँ पे कि वेरिएबल जो है ना वो 2 तरह के होते हैं आपके पास, एक आपका वेरिएबल होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा वेरिएबल होता है आपका क्वालिटेटिव। सो वेरिएबल आपका फर्दर डिवाइड हो रहा है किसके अंदर, एक आपका क्वांटिटेटिव, ठीक है, इसको मैं QT लिख लेती हूँ, और दूसरा वेरिएबल है आपके पास क्वालिटेटिव विच इज कॉल्ड, उसको मैं QL लिख देती हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है, या वेरिएबल इज कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल व्हेन अ कैरेक्टरिस्टिक कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, यानी जब आप किसी चीज की मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप ऑब्जर्वेशंस को जनरेट कर रहे हैं, आपके पास वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि वेरिएबल क्वांटिटेटिव कब होता है, जब जब हम उस करेक्टरिस्टिक को जो आप मेजर कर रहे हैं उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकें। जैसे एज है विच कैन बी रिप्रेजेंट न्यूमेरिकली, आप उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इन ईयर्स आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप इन मंथ्स, आप इन जो है वीक, डेज, मिनट्स। इसी तरीके से आपका जो वेट है वो एक ऐसा वेरिएबल है जिसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करेंगे, इनकम को आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करेंगे, और ये वेरिएबल्स हैं क्योंकि ये वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इसी तरीके से जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ये भी आपका कैसा वेरिएबल है, इट्स अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है क्योंकि हम इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं। दूसरी साइड पे जो हमारे पास वेरिएबल है जो हमने क्लासिफाई किया कि 2 तरह के हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, तो जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है वो एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते।
इफ द कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन न्यूमेरिकल, ठीक है, यानी वो खसूसियात जिसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस को आप नोट कर सकते हैं, यानी उस कैरेक्टरिस्टिक को आप मेजर नहीं कर सकते, बल्कि आप उस कैरेक्टरिस्टिक की प्रेजेंस या एब्सेंस को नोट कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन है, सेक्स है, आई कलर है, क्वालिटी है, इंटेलिजेंस है, पॉवर्टी है, सेटिस्फेक्शन है, ये वो वेरिएबल हैं जो वेरी तो करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एजुकेशन वेरी कर रहा है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सेक्स वेरी कर रहा है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आई कलर वेरी कर रहा है, ठीक है। ये सारी की सारी दीज आर द करेक्टरिस्टिक, ये वेरिएबल हैं, लेकिन इनको हम मेजर नहीं कर सकते। मैं किसी के आई कलर को मेजर नहीं कर सकती, मैं उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस को नोट कर सकती हूँ कि हाँ जी इसका आई कलर ब्लैक है, इसका ब्राउन है, इसका ग्रीन है, ठीक है। एजुकेशन को मैं नोट कर सकती हूँ कि ये कोई एफए है, बीए है, मास्टर है, पीएचडी है, ठीक है। किसी की इंटेलिजेंस को, पॉवर्टी को हम मेजर नहीं कर सकते। सो द वेरिएबल इज रेफर टू एज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। और हम जब स्टैट्स की लैंग्वेज में बात करते हैं तो इसके लिए जो एक स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल की, दैट इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। तो कहीं पे भी अगर एट्रीब्यूट का वर्ड आ जाता है तो यू मस्ट नो अबाउट दैट कि वो क्वालिटेटिव वेरिएबल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सो जो आपके पास जो क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है उसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम इन्यूमरेट कर सकते हैं, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। सो जो आपके पास डिफरेंस एक और आ जाता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल में, क्वांटिटेटिव वेरिएबल को आप मेजर कर सकते हैं और जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है उसको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस को आप नोट कर सकते हैं। तो ये आपके पास वेरिएबल्स आ गए। उसके बाद आपके पास जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल मजीद दो कैटेगरीज के अंदर आके डिवाइड होता है। एक आपके पास होता है डिस्क्रीट और दूसरा आपके पास वेरिएबल होता है कॉन्टिन्यूस, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूस जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है वो मजीद फर्दर डिवाइड हो रहा है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के अंदर। तो जो आपके पास डिस्क्रीट वेरिएबल है वो क्या होता है, a quantitative variable may be classified as discrete or continuous, and a discrete variable is one that take only a discrete set of integers or whole numbers. So आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, you must know about the discrete variable. Discrete variable क्या होते हैं, which can assume some specified values. वो वेरिएबल की वैल्यूज जो चंद स्पेसिफाइड वैल्यूज को एज्यूम करती है, एंड दे टेक्स द वैल्यूज बाय जंप्स और बाय ब्रेक्स, यानी होल नंबर्स में या होल नंबर्स को एज्यूम करती है। जीरो एज्यूम कर सकती है, जीरो के बाद 0 से 1 के दरमियान कोई वेरिएबल की वैल्यू एज्यूम नहीं होती, और जीरो के बाद एकदम जंप आता है आपका किसके ऊपर, 1 के ऊपर, 1 के बाद 2 के ऊपर और 2 के बाद 3 एंड सो ऑन। सो इट कैन एज्यूम, जो डिस्क्रीट वेरिएबल है वो होल नंबर्स को एज्यूम करती है और सम स्पेसिफाइड वैल्यूज इन द इंटरवल, यानी सारी वैल्यूज को एज्यूम नहीं करती। इसमें एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं। और डिस्क्रीट वेरिएबल जो है वो आपका काउंट डेटा होता है, ठीक है, जहां काउंटिंग आ जाती है वहां डिस्क्रीट वेरिएबल आ जाता है। जैसे नंबर ऑफ पर्संस इन अ फैमिली है आपके पास, नंबर ऑफ रूम्स इन अ हाउस है, नंबर ऑफ डेथ्स इन एन एक्सीडेंट है, इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास क्या है, दे आर द डिस्क्रीट वेरिएबल। और बल्कि इनकम यहाँ पर एज सच नहीं आएगी, इंडिविजुअल की इनकम हम इसको वेरी कर सकते हैं। आपके पास रुपीज हैं, रुपीज के बाद आपके थाउजेंड में आ जाते हैं, तो अगर हम उसको राउंड ऑफ करें अप टू सम या रुपीज में इसको राउंड ऑफ कर दें तो फिर आप इसको कह सकते हैं डिस्क्रीट है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ्स जिस तरीके से नंबर ऑफ पर्सन है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1.5 नहीं हो सकता, नंबर ऑफ डेथ्स 1 पॉइंट, यानी डेसिमल में ये वैल्यूज जो है एग्जिस्ट नहीं करती डिस्क्रीट में। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या है, इफ इट कैन टेक ऑन एनी फ्रैक्शनल और इंटीग्रल वैल्यू विद इन अ गिवन इंटरवल, यानी इट कैन एज्यूम एनी वैल्यू विद इन द गिवन इंटरवल। और यहाँ पे आपकी तमाम पॉसिबल वैल्यूज आएंगी विदाउट एनी गैप, ठीक है। और जहाँ पे मेजरमेंट आ जाती है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल रिप्रेजेंट्स द मेजरमेंट डाटा, जहाँ पे मेजरमेंट डाटा आ जाता है, ठीक है, वहां पे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगा। और जहाँ पे काउंट डाटा आ जाता है वहां पे वो डेफिनेटली इट्स अ डिस्क्रीट डाटा। जैसे हम काउंटिंग कर रहे हैं, नंबर ऑफ पर्संस की काउंटिंग कर रहे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन की काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ चेयर्स है, नंबर ऑफ टेबल्स है, काउंटिंग जहां पर आ जाती है वो डिस्क्रीट है। और जहां मेजरमेंट आ जाती है, जहां मेजर कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी टूल से कर रहे हैं, चाहे वो इंची टेप है, चाहे वो आपका वेइंग मशीन है, ठीक है, तो वो सारी की सारी आपका मेजरमेंट डाटा जहां पर आ जाता है वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। जिसमें एज ऑफ अ पर्सन है, हाइट ऑफ द प्लांट है, हाइट ऑफ पर्सन है, वेट ऑफ एनी पर्सन है और कमोडिटी है, टेम्परेचर है, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर द
कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। उसके बाद जो वेरिएबल है डेफिनेटली हमने उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसके लिए जो वेरिएबल होता है उसके लिए हम कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, बट जो ज्यादातर आपका यूज होता है सिंबल वो एक्स और वाई या जी वेरिएबल को हम कैपिटल जो आपके पास अल्फाबेट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और जो इसके सबस्क्रिप्ट में आपको आई और जे नजर आता है वो आप उसकी वेरिएशन को शो कर रहा होता है, ठीक है। और आई होप सो कि आप लोगों को ये पता होगा वेरिएशन के बारे में। फिर उसके बाद आपको मैंने डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस जो आपकी ब्रांचेस हैं स्टैट्स की उसके बारे में भी उस वक्त भी कुछ डिस्कस किया था, कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस की थी। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल हैं जो कि आपकी डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के जो डिफरेंस है उसको क्लियर कर रही हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल दिस। सपोज दैट अ सेट ऑफ measurement representing the total precipitation in the resort area of the lake during the month of July has been recorded for the past 30 years, and any value describing the data such as the average precipitation for the July during the last 30 years or the driest July in the past 30 years is a value in the field of descriptive statistics। यानी अगर आपके पास पिछले 30 साल का डाटा है कि कितनी जो है वो प्रेसिपिटेशन हुई है किसी एरिया के अंदर, ठीक है, और आप ये बता रहे हैं कि पिछले 30 सालों के अंदर जो एवरेज प्रेसिपिटेशन है वो कितनी रही है, या जो ड्राइएस्ट जुलाई था पास्ट 30 ईयर में वो क्या कौन सा था, तो ये किस फील्ड में आप डील कर रहे हैं, आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में डील कर रहे हैं। वी आर नॉट अटेम्प्टिंग टू से एनीथिंग अबाउट द प्रेसिपिटेशन ऑफ एनी अदर एरिया एक्सेप्ट 30 ईयर्स अदर ईयर्स, यानी मैं पिछले 30 साल के अलावा किसी और सालों के बारे में कोई अटेम्प्ट नहीं करी, कुछ और बात नहीं करी, जो भी बात कर रही हूँ पिछले 30 सालों के बारे में ही बात कर रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मुझे पिछले 30 सालों से मिली है, ठीक है। बट इफ the average precipitation for the July in this area is 3.3 centimeter during the past 30 years, we make the statement that next July we can expect between 3.2 and 3.4 centimeter of the rain. We are generalizing and thereby placing ourselves in the field of statistical inference. तो अगर मैं ये बात करती हूँ कि पिछले 30 सालों में जो एवरेज प्रेसिपिटेशन थी वो 3.3 सेंटीमीटर थी, ठीक है, तो मैं एक किसकी बात कर रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के साथ डील कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं फ्यूचर के लिए कोई प्रिडिक्ट करती हूँ या मैं कोई स्टेटमेंट इस तरह की देती हूँ कि अगले साल में जो एवरेज प्रेसिपिटेशन होगी वो 3.2 से 3.4 सेंटीमीटर या मिलीलीटर तक हो सकती है, तो इस सूरत में आपके पास जो आप डील कर रहे हैं, जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप किस फील्ड के साथ डील कर रहे हैं, आप स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के साथ, यानी जो आपके पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक जो सेकंड ब्रांच है आप उसके साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप देखें कि एकेडमिक रिकॉर्ड है आपका ग्रेजुएटिंग क्लासेस का ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर्स, और पास्ट 5 ईयर्स पिछले 5 सालों में अगर आपकी क्लासेस जो ग्रेजुएटिंग क्लास है वो 72% जो है वो शो कर रही हैं कि जो ग्रेजुएट हो रहे हैं 72% ऑफ द एंटरिंग फ्रेशमैन एवेंचुअली ग्रेजुएट के 100 में से 72% जो है वो ग्रेजुएट कर जाते हैं, तो जो 72% है वो आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, ठीक है, कि आप पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड लेके उसी से डील कर रहे हैं और आप पिछले 5 सालों का ही रिकॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी 72% जो है वो आपके ग्रेजुएट कर जाते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कंक्लूड मैं ये करूँ कि पिछले वाले 5 सालों से कि ये जो इस साल आपके प्रेजेंट फ्रेशमैन क्लास में एनरोल हुए हैं उनके जो चांसेस हैं वो बेटर देन 70% है, सो यू हैव मेड अ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, ठीक है, दैट इज सब्जेक्ट टू द अनसर्टेनिटी। यानी अगर अभी तक वो सिचुएशन नहीं आई है लेकिन पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड यूज करते हुए मैं अगले साल के लिए, अगले चंद सालों के लिए कोई भी प्रिडिक्शन करती हूँ तो मैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के साथ डील कर रही हूँ, ठीक है, या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के साथ डील कर रही हूँ। इज इट क्लियर गर्ल्स? जी बच्चे? यस मैम। ओके, यस मैम। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाती है क्लासिफिकेशन। सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? बेसिकली क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डेटा इनटू द डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि हम अपने डेटा को, ये प्रोसेस क्या होता है कि हम अपने डेटा को क्लासिफाई करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन को या अपने ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू द डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स, यानी हम डेटा को डिफरेंट क्लासेस या ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अभी जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं अपने डेटा को डिफरेंट क्लासेस के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारी जो क्लासेस होती हैं जिस क्लास के अंदर हमने एक
जैसे हमने डिफरेंट डाटा है उसको हमने डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया, हमने डिफरेंट क्लासेस बना लिए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा कि जो एक क्लास के अंदर डाटा पड़ा हुआ है वो एक टाइप का होना चाहिए, दूसरी क्लास के अंदर डाटा जो पड़ा हुआ है वो दूसरी टाइप का होना चाहिए, यानी इंटरनली दे शुड बी होमोजीनियस। यानी जो आपने क्लासेस बनाई हैं, क्लासेस शुड बी इंटरनली होमोजीनियस, ठीक है। ये इंटरनली होमोजीनियस होनी चाहिए, ठीक है, ये होमोजीनियस होनी चाहिए। और एक्सटर्नली दे शुड बी हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक जैसा, और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है कि वो दे आर एक्सटर्नली डिफरेंट टू ईच अदर, यानी ये आपस में हेट्रोजीनियस होनी चाहिए क्लासेस, और इंटरनली दे शुड बी होमोजीनियस। अब इस क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए उसने यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल दी है वो पोस्ट ऑफिस की दी है, कि जब आप एक पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे डिफरेंट पिजन होल्स बने होते हैं, और पिजन होल्स का मतलब ये नहीं होता, मतलब डिफरेंट समझ लें कि बॉक्सेस बने हुए होते हैं, और उसके अंदर क्या होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पोस्ट ऑफिस में जाऊं तो बहुत सारे लोग लेटर को डेफिनेटली पोस्ट करते हैं, तो अगर मैं कहूँ कि मैं वहां वहां गई तो वहाँ सॉर्टिंग किस तरीके से होती है, उसकी सॉर्टिंग को उसने क्लासिफिकेशन के साथ जो है वो एक्सप्लेन किया है कि बहुत सारे लेटर्स होंगे डेफिनेटली, कोई कराची का होगा, कोई पंजाब का होगा, कोई लाहौर का होगा, ठीक है, कोई रावलपिंडी का होगा। तो क्या होगा कि सबसे पहले उन लेटर्स को सॉर्ट किया जाता है, और कराची के अलहदा कर दिए जाते हैं, लाहौर के अलहदा, फैसलाबाद के अलहदा, ठीक है, रावलपिंडी के अलहदा। तो डिफरेंट जो सिटीज हैं उनके लेटर्स को सॉर्ट कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद वो जो सॉर्टिंग हुई है, अब जैसे लाहौर के हुए हैं, अब डेफिनेटली एक सेक्टर के नहीं होंगे, बट वो लाहौर के हैं, उनके अंदर एक चीज कॉमन है, और वो चीज क्या है कि वो लाहौर से बिलोंग करते हैं। अब कराची के हैं, वो कराची को बिलोंग करते हैं, एक सेक्टर के नहीं होंगे, दे आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट लोकेलिटीज, बट दे बिलोंग्स टू कराची, ठीक है। तो इस तरह से इंटरनली दे आर होमोजीनियस, वो सारे के सारे इंटरनली होमोजीनियस हैं, बट एक्सटर्नली दे आर heterogeneous. Lahore is different from Karachi, Karachi is different from फैसलाबाद और रावलपिंडी। सो ये प्रोसेस होता है आपका क्लासिफिकेशन का। हम यहाँ डाटा में भी यही काम करते हैं कि हम अपने डाटा को क्लासिफाई कर देते हैं, यानी जो एक जैसी करेक्टरिस्टिक की डाटा या वैल्यूज होती है उसको एक ग्रुप में डाल देते हैं, इसी तरीके से दूसरी करेक्टरिस्टिक की जो वैल्यूज होती है उसको दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं जिनमें कोई चीज कॉमन होती है। तो इस तरह से डाटा क्लासिफाई हो जाता है, और जो एक हैप्पीजार्ड कंडीशन में आपका डाटा पड़ा हुआ था उसको हम एक ऐसी फॉर्म में ले आते हैं जो कि थोड़ी सी उससे बेटर होती है, या कंपोज्ड फॉर्म होती है, ठीक है, कंडेंस्ड हो जाती है वो। सो अब यहाँ पर क्या कहता है कि क्लासिफिकेशन जो है, दे आर 4 इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आपके पास 4 बेसिस हैं क्लासिफाई करने की, और उसमें सबसे पहली जो बेस है वो है आपकी क्वालिटेटिव बेस, यानी आप डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं बाय एट्रीब्यूट्स, यानी एट्रीब्यूट्स की बेस के ऊपर। एट्रीब्यूट मैंने अभी आपको बताया कि क्वालिटेटिव वेरिएबल को कहते हैं, तो हम अपने डाटा को क्वालिटेटिव वेरिएबल के अबाउट क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सेक्स के अबाउट डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। आपके पास कोई भी डाटा है, आप उसको मेल और फीमेल, सेक्स के अबाउट कैसे होगा कि आप मेल और फीमेल को अलग कर दें, आपका डाटा क्लासिफाई हो गया। इसी तरीके से यू कैन क्लासिफाई द डाटा बाय द रिलीजन। आपके डिफरेंट रिलीजन है, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, तो आप क्या करेंगे, आप मुस्लिम्स को अलहदा कर देंगे, क्रिश्चियंस को अलहदा कर देंगे, हिंदूज को अलहदा कर देंगे। मैरिटल स्टेटस आपके पास होता है, मैरिड है, नॉन मैरिड है, सिंगल है, डिवोर्स्ड है, विडोड है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्लासिफाई हो रहा है डाटा बट अकॉर्डिंग टू द क्वालिटेटिव वेरिएबल। दीज आर ऑल द क्वालिटेटिव वेरिएबल। So this is your first base. Second is your quantitative base. Quantitative variable के about, quantitative characteristic के about जब आप डाटा को क्लासिफाई करेंगे, यानी आप हाइट्स के अबाउट, सेम हाइट के आप जो स्टूडेंट्स हैं या आपके पास लोग हैं उनको आप अलहदा कर दें। वेट्स के अबाउट आप डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई रेंज बना सकते हैं कि 50 kg से लेकर 60 kg तक जितने लोग होंगे उनको मैं अलहदा कर दूंगी, 60 to 70 kg वाले मैं अलहदा कर दूंगी, ठीक है। इनकम के अबाउट आप कर सकते हैं कि आप लेस देन 50,000 वाले अलहदा कर दें, आप 50,000 से 1 लाख वाले अलहदा कर दें, 1 लाख से 1.5 लाख तक के अलहदा आप अलहदा कर दें। तो ये किस तरह से क्लासिफाई हो रहा है डाटा, आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल के अबाउट डाटा क्लासिफाई हो रहा है। तीसरा जो बेस है आपका, दिस इज योर ज्योग्राफिकल बेस, यानी आप डाटा को ज्योग्राफिकल रीजन्स या लोकेशन की बेस के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, आप सिटीज के अबाउट डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं, आप सेक्टर्स के अबाउट, हमारे इस्लामाबाद में कितने सेक्टर्स हैं, आप G6 के अलहदा कर दें, G7 के अलहदा कर दें, या जी सेक्टर अलहदा कर दें, F सेक्टर अलहदा कर दें, H सेक्टर अलहदा कर दें, I सेक्टर के अबाउट क्लासिफाई कर दें। तो ये क्या है, दिस इज अ ज्योग्राफिकल बेस। तो जब भी आप प्रोविंसेस की बेस के ऊपर करेंगे, डिविजन, सिटीज, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स, ठीक है,
कि जब आप सेक्टर्स की बेस पे डाटा को क्लासिफाई करेंगे तो दिस इज कॉल्ड योर जियोग्राफिकल बेस, यानी जियोग्राफिकल रीजन्स की बेस के ऊपर आपने डाटा को क्लासिफाई किया। फिर चौथा जो बेस हमारे पास डाटा की क्लासिफिकेशन आ जाता है वो है आपका क्रोनोलॉजिकल बेस, जिसको हम टेम्पोरल भी कहते हैं। और ये डाटा आपका क्लासिफाई होता है जिसमें आप डाटा को अरेंज करते हैं बाय द टाइम ऑफ अक्रेंस, यानी आप टाइम के अबाउट इसको क्लासिफाई कर देते हैं। कोई भी डाटा जो टाइम के अबाउट अरेंज हुआ हुआ होता है उसको हम टाइम सीरीज डाटा कहते हैं, ठीक है। और इसको हम टाइम सीरीज डाटा यानी टाइम के अबाउट क्लास, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल इस तरह से हम ले सकते हैं कि हमारे पास कोई भी डाटा है, जैसे 2010 से हम ले लें, 2010 में हमारी जितनी भी इंपोर्ट हुई है वो आ गया, 2011 की इंपोर्ट, 2012 एंड अप टू सो ऑन 2021 तक आपका ईयरली आ सकता है। जरूरी नहीं कि आपका ईयरली हो, आपका मंथली भी हो सकता है, आपका क्वार्टरली भी हो सकता है, आपका डेली भी हो सकता है, आपका वीकली भी हो सकता है, आपका आवरली भी हो सकता है। आप अभी चले जाएं, आपका वेदर फोरकास्ट आती है, आपने देखा होगा आपका आवरली डाटा पड़ा होता है, आपका डेली डाटा पड़ा हुआ होता है कि आपका टेम्परेचर जो है वो कितना रहेगा 1 आवर के बाद, ठीक है। वो सारा का सारा क्या है, दिस इज योर टाइम सीरीज डाटा, दिस इज योर क्लासिफिकेशन बाय द time of occurrence. This is called your chronological or temporal base of the classification of data. Is it clear, girls? So 4 important bases of classification कौन सी हैं? This is your qualitative base, quantitative base, geographical or chronological or a time based data or temporal. Is it clear? Yes. ओके उसके बाद आपके पास जाती है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होती हैं, ठीक है। वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थी, ये टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब वो कहते हैं डेटा में बी क्लासिफाइड बाय 1, 2, 3 और मोर कैरेक्टरिस्टिक एट अ टाइम। तो मैंने अभी यही कहा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसके अबाउट हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं, तो हम एक कैरेक्टरिस्टिक के अबाउट 2 या 3 या 3 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक के अबाउट डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जब आप एक कैरेक्टरिस्टिक के अबाउट डाटा को क्लासिफाई करते हैं तो वो कहलाती है वन वे क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल मैं डाटा को सिर्फ एक वेरिएबल या एक कैरेक्टरिस्टिक के अबाउट क्लासिफाई कर रही हूँ, जैसे पॉपुलेशन है कंट्री की, मैं उसको क्लासिफाई कर रही हूँ रिलीजन की बेस के ऊपर, तो क्या हुआ, दिस इज अ वन वे क्लासिफिकेशन। क्या होगा, मुस्लिम का कॉलम बन जाएगा, हिंदूज का कॉलम बन जाएगा, क्रिश्चियंस का कॉलम बन जाएगा, और यहाँ पर आपकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। या आपके मुस्लिम्स हो गए, या आपके हिंदूज हो गए, या आपके क्रिश्चियंस हो गए, तो आपका डाटा वन वे क्लासिफिकेशन कहला रहा है। लेकिन व्हेन वी क्लासिफाई बाय 2 कैरेक्टरिस्टिक एट अ टाइम, लेकिन अगर मैं 2 कैरेक्टरिस्टिक को एट अ टाइम ले लूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो मेल सॉरी आपका आ गया, मुस्लिम्स आ गए, हिंदूज आ गए, क्रिश्चियन, ये मैंने एक वेरिएबल दिया था जो कि था आपका दैट इज योर रिलीजन। लेकिन अगर मैं दूसरा वेरिएबल भी साथ में लेती हूँ विच इज योर सेक्स, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं अब इसको एक और वेरिएबल साथ ही एक और कैरेक्टरिस्टिक ले रही हूँ विच इज योर मेल एंड फीमेल, यानी मैंने डेटा को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया अगेन। और वो क्या है आपके कि अब क्या होगा, मुस्लिम मेल अलहदा हो गए, मुस्लिम फीमेल अलहदा हो गई, हिंदूज मेल अलहदा हो गए, हिंदूज फीमेल अलहदा हो गई। तो अगर आप 2 कैरेक्टरिस्टिक को एट अ टाइम करेंगे कंसिडर, तो वो 2 वे क्लासिफिकेशन होगी, दिस इज योर 2 वे क्लासिफिकेशन। इसी तरीके से अगर आप 3 कैरेक्टरिस्टिक को एट अ टाइम ले लेंगे तो वो 3 वे क्लासिफिकेशन आपके पास यहाँ पर हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मैरिटल स्टेटस को कंसिडर कर लेती हूँ, तो मैरिटल स्टेटस के अंदर और आपका मेल के अंदर भी मजीद क्लासिफिकेशन हो जाएगी, जैसे मैरिड हो गए और अनमैरिड हो गए, ठीक है। यहाँ पे आई होप सो के नजर आ रहा होगा थोड़ा सा यहाँ। फिर फीमेल के अंदर मैरिड हो गए और अनमैरिड हो गए। तो अब क्या हुआ कि मुस्लिम मेल मैरिड, मुस्लिम मेल अनमैरिड, मुस्लिम फीमेल मैरिड, मुस्लिम फीमेल अनमैरिड। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो डाटा की क्लासिफिकेशन हुई वो 3 कैरेक्टरिस्टिक के अबाउट एट अ टाइम हो रही है, तो ये 3 वे क्लासिफिकेशन होगी। और अगर मैं ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक को 3 से ज्यादा लूंगी तो इट्स कॉल्ड मैनी वे क्लासिफिकेशन। सो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आपको समझ आई हैं बच्चे? Yes, ma'am. ओके उसके बाद आपके पास जाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेट ऑफ डाटा इन अ टेबल शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा इनटू द क्लासेस और ग्रुप टुगेदर विद द नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास और ग्रुप इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो सिंपल लैंग्वेज में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इट्स बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइज करना टेबल की शक्ल में, यानी जब हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर देते टैबुलर फॉर्म के अंदर और हर
यानी क्लासिफाई कर रहे हैं। वो जो टेबल बन रहा है उसमें बेसिकली पहला कॉलम क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन हो रही है। अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन करना बताई कि आप वेरिएबल को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स। तो क्या होगा कि आपकी डिफरेंट क्लासेस बन जाएंगी, ये आपकी क्लासेस बन गई, मैंने क्लासिफाई कर दिया डाटा को, ठीक है, और डिफरेंट क्लासेस बन गई यहाँ आपकी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्लासिफाई करने के बाद मैंने डाटा को इन तमाम क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हर क्लास के अंदर फॉल कर रही है दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जांपल पहली क्लास है और ये हाइट की क्लास है लेट्स सपोज, या वेट की क्लास है फॉर एग्जांपल, ये आपके पास कोई भी डाटा है 65 से लेकर आपका फॉर एग्जांपल ये 69 तक की रेंज है आपकी, ठीक है। ये मैंने क्लासिफाई कर दिया, ये मैंने पहली क्लास बना ली। पहली क्लास मैंने कहाँ से कहाँ तक बनाई है, 65 से लेकर 69 तक, और इसमें लेट्स सपोज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉल कर रही है 5, ठीक है। यानी 65 केजी से लेकर 69 केजी तक आपके पास 5 लोग हैं। तो ये डाटा का क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड क्लासिफाई हो गया, और साथ साथ आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी आ गई कि हर क्लास के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशन फॉल कर रही है। तो इस पूरी चीज को, यानी जब आप डाटा को क्लासिफाई कर देते हैं तो ये कहलाता है, दिस इज कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और हर क्लास में जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉल कर रही होती हैं दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। उसके बाद आप लोगों के पास बहुत सारी टर्म्स आएंगी जो साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी। बहुत ज्यादा थ्योरी लिखी हुई है, आप चाहें तो उसको रीड कर लीजिएगा खुद से, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डिटेल में एक लाइन जो है वो यहाँ पे रीड नहीं कर रही, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इट विल बी क्लियर। क्लास लिमिट्स क्या होती हैं, डाटा को क्लास लिमिट्स बेसिकली वो वैल्यूज होती हैं जो कि आपकी डाटा को, आपकी क्लास को एक्सप्लेन कर रही होती हैं। दीज आर द क्लास लिमिट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहली क्लास को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए 2 नंबर्स का इस्तेमाल किया है, और जो पहला नंबर है वो क्या है आपके पास 65, जो लोअर नंबर है जो क्लास को एक्सप्लेन कर रहा है दिस इज 65, और जो मैक्सिमम नंबर है दिस इज 69 जो इस क्लास को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये आपकी क्लास लिमिट्स हैं, और जो लोअर वैल्यू होती है दिस इज कॉल्ड योर लोअर क्लास लिमिट, इसको हम लोअर क्लास लिमिट कहते हैं। और जो मैक्सिमम वैल्यू एक्सप्लेन कर रही है, क्लास को डिफाइन कर रही है, दिस इज योर अपर क्लास लिमिट, ठीक है। ये आपकी अपर क्लास लिमिट कहलाती है। इसी तरीके से आपकी डिफरेंट क्लासेस जो है वो क्लास लिमिट्स में हर क्लास डिफाइन होगी बाय अ लोअर क्लास लिमिट और एन अपर क्लास लिमिट। तो ये आपकी क्लास लिमिट्स हो जाएंगी। और फिर उसके बाद आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ जाती हैं। क्लास बाउंड्रीज आर बेसिकली जैसे क्लास लिमिट्स होती है ना, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, एग्जांपल आपकी दी हुई है, पहली क्लास लिमिट आपकी डिफाइन हुई है 10 से लेकर 14 तक। तो 10 क्या है आपकी लोअर क्लास लिमिट, और 14 क्या है अपर क्लास लिमिट, ठीक है। इसी तरीके से जो उसके बाद सेकंड क्लास आ रही है वो 15 से लेकर 19 तक आ रही है, दिस इज योर सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट 15 है, और अपर क्लास लिमिट क्या है आपकी 19 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो पहली क्लास आपकी एंड हो रही है वो हो रही है 14 पे, और नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है 15 के ऊपर। देयर इज अ गैप बिटवीन 14 एंड 15, डेफिनेटली इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन 14 एंड 15। तो ये आपकी क्लास लिमिट्स हैं, ठीक है। इनमें आपके पास गैप आता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास। जैसे यहाँ पर देखें आपका डाटा अप टू 1 डेसिमल प्लेस रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन स्टिल आप देख रहे हैं कि ये आपकी लोअर क्लास लिमिट है जो पहली क्लास को डिफाइन कर रही है, और ये सेकंड अपर क्लास लिमिट है जो पहली क्लास की अपर लिमिट है, ठीक है। और ये सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है। तो आप देखें देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्लासेस, दीज आर द क्लास लिमिट्स। क्लास बाउंड्रीज में क्या होता है कि क्लास बाउंड्रीज में कोई गैप नहीं होता, जहां पे पहली क्लास एंड होती है वहीं से दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाती है। बाउंड्री का मतलब यही होता है, आपने देखा होगा कि बाउंड्री लाइन है, यहाँ पे पहली एंड हो रही है वहीं से दूसरी स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर आप देखें जैसे फॉर एग्जांपल 9.5 से लेकर 14.5 तक है, तो अगली क्लास 14.5 से ही स्टार्ट हो रही है और 19.5 पे एंड हो रही है। तो हम क्लास लिमिट से ही क्लास बाउंड्रीज को बनाते हैं। और इन शॉर्ट फॉर्म अगर मैं कहूँ तो क्लास बाउंड्रीज आर बेसिकली द एक्चुअल क्लास लिमिट्स। कोई भी मेजरमेंट जब हम करते हैं तो वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकती। जैसे मैं अगर कहूँ कि मेरा वेट अगर 60 kg है तो मैं एग्जैक्ट कभी भी नहीं हो सकती, कोई भी नहीं हो सकता एग्जैक्ट। मैं कहूँ 60 kg है तो इट मीन्स इट इज अप्रोक्सीमेटली 60 kg, क्योंकि मैंने जो रिकॉर्डिंग किया, जो मैंने मेजरमेंट टूल किया, वो केजी तक जो है वो आपको मेजरमेंट रिकॉर्ड करके दे रहा था, आपको जो अप्रोक्सीमेशन दे रहा था या जो एक्यूरेसी दे रहा था वो केजी तक दे रहा था। तो मेरा 60 केजी जो है वो मेरा, मैंने अगर कह रही हूँ तो इट्स नॉट एन एग्जैक्ट वन। डेफिनेटली मेरा वेट जो होगा वो 59.5 केजी से लेकर 60.5 केजी के दरमियान होगा कहीं ना कहीं।
ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई कहता है तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैं कह रही हूँ 60 kg है, तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपकी 59.5 kg से लेकर 60.5 kg के दरमियान होगी। ठीक है, यू गेट माई पॉइंट और नॉट, ये 60.5 kg के दरमियान होगी। इसी तरीके से अगर मेरा मेजरमेंट टूल मुझे कहता है कि 60 ठीक है 5 kg है मेरा, अगर मेरा मेजरमेंट टूल अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेसी दे रहा है, स्टिल आई एम, इट्स नॉट एन एग्जैक्ट वन, जो एक्चुअल वेट है वो कहीं ना कहीं मेरा 60.45 kg से लेकर 60.55 kg के दरमियान होगा। ठीक है, सो कोई भी याद रखें, कोई भी मेजरमेंट कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकती, इट्स एन अप्रोक्सीमेट वन। ठीक है, सो जो क्लास बाउंड्रीज हैं दे आर बेसिकली द एक्चुअल क्लास लिमिट्स। मैं आगे जाके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, क्लास मार्क्स क्या होते हैं? क्लास मार्क्स आर द मिड पॉइंट्स, और मिड पॉइंट्स कैसे निकलते हैं? लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री को जब आप ऐड करते हैं, या लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को आप ऐड करें और 2 के ऊपर डिवाइड करें तो इसका मिड पॉइंट निकल आएगा। जैसे 10 को आप 14 के अंदर प्लस करें, ठीक है, और 2 के ऊपर डिवाइड कर दें तो व्हाट यू गेट 12। ठीक है, सो 12 क्या है? दिस इज द मिड पॉइंट, ये आपका मिड पॉइंट है। इसी तरीके से इसका मिड पॉइंट क्या है? 17 क्लास मार्क कहलाता है। इसका मिड पॉइंट क्या है? आपका 22, ये इसका क्लास मार्क कहलाएगा। तो क्लास बाउंड्रीज से भी आप निकाल सकते हैं आप चाहें तो, और क्लास लिमिट से भी मिड पॉइंट्स जो है वो क्लास मार्क्स आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्लास विड्थ आ जाती है, इंटरवल आ जाता है। क्लास विड्थ क्या होती है? दिस इज द बेसिकली द लेंथ ऑफ द क्लास या विड्थ ऑफ द क्लास, कितनी आपकी चौड़ाई चल रही है क्लास की। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हम क्लास विड्थ को जो है वो एज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर आपके पास अगर लेट सपोज ये क्लासेस हैं आपकी 10 से लेकर 14 तक और 15 से लेकर 19 तक, तो आप देखें कि यहाँ पर आपका जो इंटरवल चल रहा है वो कितने का चल रहा है। आप लोगों ने सक्सेसिव लोअर क्लास लिमिट या सक्सेसिव अपर क्लास लिमिट को माइनस करना है, कभी भी अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस नहीं करना इंटरवल निकालने के लिए। तो अगर मेरा इंटरवल यहाँ पे 10 to 14 और 15 to 19 चल रहा है, तो मैंने अगर मुझे कोई कहे कि आप इंटरवल बताएं कितने का चल रहा है, तो मेरा इंटरवल कितने का चल रहा है? यहाँ पे मेरा इंटरवल 5 का चल रहा है। कैसे? मैंने 15 में से 10 को माइनस कर दिया, व्हाट यू गेट 5। 19 में से 14 को माइनस कर दिया, व्हाट यू गेट 5। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका आएगा 20 से लेकर 24 तक। ठीक है, सो आपने सक्सेसिव लोअर को माइनस करना है या फिर सक्सेसिव अपर को। 20 में से 15 को माइनस कर लें तब भी 5 आता है, 24 में से 19 को माइनस कर लें 5 आता है। अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को कभी भी आपने माइनस नहीं करना, क्योंकि अगर आप इस तरीके से माइनस करेंगे तो व्हाट यू गेट 4, जो कि इंटरवल नहीं है। अगर मैं इसको फिंगर्स पे काउंट करूं तो व्हाट यू गेट 10, 11, 12, 13, 14. So what's the total? 1. The difference is 5. तो टोटल इंटरवल कितने का चल रहा है? 5 का चल रहा है। और अगर आप क्लास बाउंड्रीज में हैं तो आप क्लास बाउंड्रीज के अंदर अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो सेकंड क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है वही पहली क्लास की अपर क्लास बाउंड्री है। सो क्लास बाउंड्रीज में से हमें आप अपर बाउंड्री में से लोअर माइनस कर सकते हैं, लेकिन लिमिट में आपने गलती नहीं करनी कि कभी भी आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस नहीं करेंगे, बल्कि सक्सेसिव लोअर लिमिट को माइनस कर लें या सक्सेसिव अपर लिमिट्स को माइनस कर लें। उसके बाद आपकी कंस्ट्रक्शन आ जाती है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से आपकी बनेगी। इट्स कॉल्ड अ ग्रुप डाटा। जब भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो वो ग्रुप डाटा होता है। अनग्रुप डाटा क्या होता है? जिसके अंदर आपका डाटा रॉ फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ होता है, जिसको आपने किसी भी टैबुलर अरेंजमेंट के अंदर जो है वो नहीं डाला होता। तो सबसे पहला काम जब भी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, यू हैव टू डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ द क्लासेस इन विच द डाटा आर टू बी ग्रुप्ड। सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आपने कितनी नंबर ऑफ क्लासेस के अंदर इसको डिवाइड करना है। जो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि 5 से कम क्लासेस नहीं होनी चाहिए और कोशिश करें 20 से ज्यादा ना हो। 5 से 20 के दरमियान नंबर ऑफ क्लासेस बनाई जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो इस्तेमाल होती हैं वो आपकी 10, 12, 15,
8, ये 5, ये एक अच्छा नंबर होता है कि जिसके अंदर आप नंबर ऑफ क्लासेस को डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मकसद डेटा को कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर लेकर आना है। देखिए, अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है और आप उसको 5 से कम क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, हर क्लास के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो हमारा मकसद खत्म हो जाएगा कंडेंस करने का। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस बना देंगे तो तब भी यही होगा कि हर क्लास के अंदर बहुत थोड़ी थोड़ी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉल कर रही होंगी। तो हमने अपनी डेटा को इस तरह से क्लासीफाई करना है कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस भी ना बने और बहुत ज्यादा कम भी ना बने, एक अच्छा कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर जो है वो आपका डेटा जो है वो क्लासीफाई हो जाए। तो ये आपके पास सबसे पहला काम आपका नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करना है। सेकंड आपके पास क्या है कि आपने अपनी रेंज डिटरमिन करनी है, तो आपने अपने डेटा को ओवरलुक करना है। जो भी आपका रॉ फॉर्म में डेटा पड़ा हुआ होगा उसमें से आपने अपने डेटा की सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट वैल्यू और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को लोकेट करना है, और लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके आप अपनी रेंज जो है वो डेटा की लोकेट कर लेंगे, डिटरमिन कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपने नंबर ऑफ क्लासेस भी डिफाइन कर ली और आपने अपनी रेंज भी निकाल ली, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी नंबर ऑफ रेंज को नंबर ऑफ क्लासेस के ऊपर क्या कर देना है, डिवाइड। यानी आपकी जो रेंज आई है उसको आपने नंबर ऑफ क्लासेस के ऊपर डिवाइड कर देना है। जब आप रेंज को नंबर ऑफ क्लासेस के ऊपर, दोबारा आप क्लास ज्वाइन करेंगे, टाइम लेस देन 1 मिनट करेंगे और बी क्विक, ओके। सो रेंज को आप नंबर ऑफ क्लासेस के ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास विड्थ आ जाएगी कि आपने आखिर एक क्लास की कितनी चौड़ाई रखनी है, ठीक है। जो आपका इंटरवल है वो एक क्लास का कितना होगा। तो ये आपका हम अभी देखेंगे एग्जाम्पल में कि किस तरीके से डिटर्मिन हुआ। उसके बाद डिसाइड वेयर टू लोकेट द क्लास लिमिट। या अब आपने जब ये डिसाइड कर लिया कि आपकी मिनिमम आपका इंटरवल ये है, आपने इतनी नंबर ऑफ क्लासेस में काम करना है, तो सबसे पहला काम आपको पहली क्लास की लोअर क्लास लिमिट को डिसाइड करना है कि मैंने आखिर स्टार्ट कहाँ से लेना है, ठीक है। सो इट्स बेटर कि हम देखेंगे कि इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5, कि आपका जो लोअर लिमिट हो, आप अपनी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू डेटा सेट की वहां से भी स्टार्ट ले सकते हैं, और आप मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ